यकीन मानो 2025 की ये इंडोनेशियन हॉरर फिल्म आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। इसमें दिखाया गया काला जादू, उस टेंशन वाली डर की फीलिंग और खून खराबा, सब कुछ इतना रियल लगता है कि सिर की नसें सच में खिंच जाती है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से, जहां अफवाह फैल जाती है कि एक काला जादू करने वाला तांत्रिक इस्लामिक विद्वानों पर शाप डाल रहा है। इस बात से लोग इतने डर जाते हैं कि पूरा इलाका पकड़ो और मारो वाली भीड़ में बदल जाता है। कोई तांत्रिक हो, वैद्य हो या साधारण ओझा, बस अगर उसका काम जादू टोने से जुड़ा है तो उसे दुश्मन मान लिया जाता है। लेकिन इसी अफरात फरी में एक अलग ही टोलिया उभर जाती है, सर पर भूत जैसा मुखौटा और पूरे काले कपड़े। ये लोग बेगुनाहों तक को नहीं छोड़ते। कई घरों में मातम मच जाता है और शहर का माहौल डर से भर जाता है। स्कूल ही वो आखिरी जगह बचती है जहाँ लोग खुद को थोड़ा सुरक्षित समझते हैं। लेकिन एक रात सब कुछ बदल जाता है। दो छात्र सोने ही वाले होते हैं कि छत पर किसी के दौड़ने की आवाज आने लगती है। अचानक लाइट चली जाती है, कमरे में घुप अंधेरा और फिर वो काले कपड़े वाले दो लोग कमरे में घुस आते हैं। बिना एक पल सोचे दोनों लड़कों का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। स्कूल वाले इस घटना को छुपा लेते हैं ताकि दहशत और न फैले। ना उनका अंतिम संस्कार हुआ, ना जानकारी बाहर गई। दोनों लाशें स्कूल के स्टोर रूम में डाल दी जाती है। स्कूल के एक स्टाफ सदस्य, एक शांत स्वभाव के अंकल, जब चुपचाप जाकर उन्हें देखने पहुंचते हैं तो शरीर पहले ही सड़ना शुरू हो चुका होता है। वो बस खामोशी से उनके लिए दुआ कर पाते हैं। इसी बीच स्कूल के अंदर छिपा हुआ काला तांत्रिक अपनी असली चाल चलने की तैयारी कर रहा था। वो पहले एक छिपकली का सिर दांतों से तोड़ देता है, फिर उसके खून की कुछ बूंदे काले कोयले पर टपकाता है। इसके बाद वो दो भूसे से बने पुतलों को कुत्ते के खून से भरे लोहे के बर्तन में डुबो देता है। उधर स्टोर रूम में पड़े दोनों शव अचानक झटके से बैठ जाते हैं। उनकी आंखों में कोई जान नहीं, चेहरे पर सिर्फ एक ही आवाज, सब मर चुके हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है। इस नजारे ने स्टाफ वाले अंकल का दम ही रोक दिया। वो हिलने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाते। जब थोड़ी देर बाद दोबारा देखते हैं तो दोनों लाशें गायब होती हैं। घबराकर वे दरवाजा खोलकर भागना चाहते हैं, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ रखा हो, हिल भी नहीं रहा। बाहर से वही खौफनाक आवाज लगातार आती रहती है, सब मर चुके हैं, सब मर चुके हैं। तांत्रिक जैसे ही पुतलों को छोड़ता है, एक लाश सीधे अंकल के सामने गिरती है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के अपना कटा हुआ सिर उठाकर हाथ में थाम लेती है। अंकल डर के मारे पीछे हटते हैं, पीठ पीछे कुछ से टकराते हैं, मुड़कर देखते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं। लाश पास आती है, झुकती है और जोर से उल्टी उनके चेहरे पर उगल देती है। उधर आया पेट दर्द के कारण मेडिकल रूम में आराम कर रही थी, लेकिन अचानक पास की खिड़की अपने आप खुल जाती है। पहले तो उसे लगा हवा होगी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वो खिड़की बंद करती है, मेडिकल रूम का दरवाजा जोर से खुल जाता है। पर्दे के पार से भी साफ दिख रहा था, एक औरत की परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। डर के मारे आया तुरंत वहाँ से निकल भागती है, पर जैसे ही बाहर पहुँचती है, वही औरत पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख देती है। आया मुड़कर देखती भी नहीं, सीधे दौड़ पड़ती है। आखिरकार वो पिछली पहाड़ी के पास बने टॉयलेट में छिपकर उस भूतनी से पीछा छुड़ा लेती है। सांस संभालते हुए बाहर निकलती है तो दूर ढलान पर एक शिक्षक को कुछ अजीब सा करते हुए देखती है। ये प्रो देव थे। आया को हमेशा से जादू टोने में थोड़ी दिलचस्पी रही है, इसलिए एक नजर में ही समझ गई वो काला जादू कर रहे थे। लेकिन हालत ऐसी थी कि वह किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। वापस हॉस्टल जाते हुए उसकी मुलाकात रवि से होती है। वो पूछने ही वाला था कि वो रात को अकेली कहाँ थी कि तभी सामने से एक दर्दनाक चीख सुनाई देती है। दोनों उधर दौड़कर पहुंचते हैं। वर्मा अंकल पूरी तरह खून में लथपथ स्टोर रूम से रेंगते हुए बाहर आ रहे थे, चेहरे पर डर ऐसा जैसे अभी अभी मौत को सामने से देख आए हों। आया उस बात पर अडिग थी कि उसने जो देखा वो सच था। वर्मा अंकल पर अब काले जादू का असर साफ दिख रहा था, लेकिन इस्लामिक स्कूल में ऐसी बात कहना मानो मजाक हो, क्योंकि वहाँ मान्यता है सच्चे ईमान वाले पर कोई जादू असर नहीं करता। फिर भी खबर फैलते ही सभी शिक्षक मौके पर पहुंच जाते हैं। वे छात्रों को वहाँ से हटाकर रातों रात बाहर गए प्रिंसिपल को बुला लेते हैं। पूछताछ में पता चलता है कि वाइस प्रिंसिपल पुलिस को स्कूल में आने देने से डर रहा था। उसे लगा कि अगर दो छात्रों की मौत की बात बाहर फैली तो भय और दंगे हो सकते हैं, इसलिए उसने उनके शवों को दफनाने नहीं दिया और यही गलती किसी ने मौके की तरह इस्तेमाल कर ली। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल पर बुरी तरह भड़कते हैं, लेकिन अब समस्या और गंभीर थी। पूरे स्कूल को छान लिया गया पर दोनों लाशों का कोई पता नहीं। स्थिति संभालने के लिए प्रिंसिपल फैसला करते हैं कि सच्चाई छात्रों को बताई जाए। वो सभी को हॉल में इकट्ठा कर प्रार्थना शुरू करवाते हैं। प्रार्थना के दौरान रवि की नजर अचानक सामने जाकर टिक जाती है। एक लाश वही खड़ी थी, बिल्कुल हॉल के बीचों बीच। सबके होश उड़ जाते हैं और जब लोग कुछ समझ पाते प्रिंसिपल गायब थे। अब साफ था स्कूल खुद भी काले कपड़ों वाले हत्यारों का निशाना बन चुका है। जरा सी चूक और जान जा सकती है, इसलिए छात्रों को हॉल में ही सुलाया गया और सभी शिक्षकों को बारी बारी से पहरा देने के लिए लगा दिया गया। लेकिन रहस्य और डर अब बस शुरू हुआ था। रवि को अब पूरा मामला और ज्यादा संदिग्ध लगने लगा था। असल में कौन स्कूल के अंदर ये सब कर रहा था, ये जानने के लिए वो और उसका करीबी दोस्त सबके सो जाने के बाद चुपके से प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस जाते हैं। वहाँ उसे अखबारों से पता चलता है कि बाहर तांत्रिकों और ओझाओं की बड़े पैमाने पर हत्या हो रही है और उसी सूची में उसके पिता का नाम भी था। ये देखकर रवि के होश उड़ जाते हैं। चाहे बाहर कितना भी खतरा क्यों न हो, वो फैसला कर लेता है कि उसे घर लौटकर सच्चाई देखनी ही होगी। लेकिन उसी दौरान स्कूल के भीतर भी हालात काबू में नहीं थे। काला तांत्रिक धीरे धीरे छात्रों की ओर बढ़ रहा था। कपड़े सुखा रही एक छात्रा को अचानक लगता है जैसे चादर के पीछे कोई खड़ा है। वो हिम्मत करके चादर हटाती है पर वहाँ कुछ नहीं होता। उसे अंदाजा भी नहीं था कि तांत्रिक की नजर उसी पर टिक चुकी है। वो बस हल्के से कपड़ा झटकती है और कोई अदृश्य चीज उसकी आंख में घुस जाती है। तेज जलन से वो आंखें मसलती जाती है, लेकिन जब फिर देखती है सब कुछ काला और आंखों से खून बहने लगता है। आया ये सब सामने खड़ी देख रही थी, डर से जमी हुई। लड़की अचानक तेज खून की उल्टी करती है और फिर धीरे धीरे अपने मुंह के अंदर से एक नुकीली उल्टी कांटों वाली लोहे की तार खींचकर बाहर निकालती है। आया कुछ समझ ही पाती उससे पहले लड़की अपनी आंख से एक और लोहे की कील खींच लेती है। तेज दर्द और डर से उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो पीछे बने कुएं में गिर पड़ती है। आया ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन अगली ही सेकंड कुएं के भीतर से दो काली सड़ी हुई हाथों ने लड़की को जोर से नीचे खींच लिया। आया सिर्फ किनारे पर खड़ी चिल्लाती रह गई, बिल्कुल बेबस। इस बीच छात्रों की लगातार मौतों
बच्चों और हादसों को देखकर प्रो देव और वाइस प्रिंसिपल के बीच जमकर बहस हो जाती है। प्रो देव का कहना था स्कूल अब सुरक्षित नहीं है, बच्चों को घर भेज देना चाहिए, लेकिन वाइस प्रिंसिपल डरता था कि स्कूल के बाहर हालात और बदतर है, किसी भी वक्त दंगे भड़क सकते हैं, इसलिए वो फैसला टालता रहा। वो स्थिति शांत करने के लिए एक और सामूहिक प्रार्थना सभा करवाता है, लेकिन प्रार्थना के बीच कई छात्र अचानक जोर से कांपने लगते हैं और उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही वाक्य, सब मर चुके हैं, सब खत्म हो चुका है, ये स्पष्ट था। वे काले जादू की चपेट में आ चुके थे। धीरे धीरे वे अपने आसपास के छात्रों पर हमला करने लगते हैं। हॉल का माहौल पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। काफी कोशिशों के बाद उन्हें शांत कराया जाता है, लेकिन असर भयानक था। सबके मुंह से खून बह रहा था और उनकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। वाइस प्रिंसिपल जल्दबाजी में रवि और बाकी दोस्तों को कहता है जल्दी मेडिकल रूम से दवाइयां ले आओ। रवि और उसके दोस्त मेडिकल रूम की ओर बढ़ ही रहे थे कि पास में बैठे वर्मा अंकल अचानक टुकड़े टुकड़े कांच चबाने लगते हैं। आया और रवि घबरा जाते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा उन्हें चौंकाता है वर्मा का एक सवाल, तुम्हारे पिता अब क्या कर रहे हैं? ये सुनते ही रवि का दिल डूब जाता है। वो तुरंत स्कूल छोड़ने का फैसला करता है। आया उसे रोक लेती है। उसका मानना था कि ये सब काले तांत्रिक का जाल है, लेकिन रवि कहता है जन्म और मौत सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। अगर मेरी मौत बाहर है तो कम से कम मैं अपने परिवार को आखिरी बार देख तो पाऊंगा। और वो बिना पीछे देखे स्कूल से निकल जाता है, लेकिन बाहर का नजारा उसने जैसा सोचा था उससे कहीं ज्यादा डरावना था। सड़कों पर जगह जगह कटिफ्टी लाशें पड़ी थी, पेड़ों पर लटके हुए लोग जिन्हें तांत्रिक होने के शक में जिंदा फांसी दी गई थी। काले कपड़ों वाले हत्यारे अब भी अपने अपने लक्ष्यों को तलाश कर मार रहे थे। रवि को भी देख लिया जाता है। वो किसी तरह सड़क किनारे पड़े शवों के गड्ढे में कूद जाता है और खुद को लाशों से ढक लेता है। यही एक चाल उसकी जान बचा लेती है। बाद में शवों को ले जाने वाली टीम उसे अस्पताल पहुंचा देती है, लेकिन अस्पताल में जो कुछ दिखता है वो किसी सच्चे नरक से कम नहीं था। हॉल में शवों की लाइनें लगी थी। माँ बाप खो चुके बच्चे कोने पर बैठकर चुपचाप रो रहे थे। कुछ लोग अपने मृत जनों को दफनाना चाहते थे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि अब हर शव को शक की नजर से देखा जा रहा था। मौत सिर्फ मौत नहीं थी, ये डर का आतंक बन चुकी थी। गांव वाले शवों को तुरंत दफनाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था काला तांत्रिक इन लाशों का इस्तेमाल करके और बड़ा अनर्थ कर सकता है। काफी मुश्किलों के बाद रवि अस्पताल से निकलकर अपने घर पहुंचा, लेकिन वो देर कर चुका था। पिछली ही रात काले कपड़ों वाले लोगों ने उसके पिता, जो एक वैद्य और उपचारक थे, उन्हें भी बेरमी से मार डाला था। रात के अंधेरे में रवि अपने पिता को पीछे के आंगन में चुपचाप दफना देता है, ताकि उन्हें शांति मिल सके। वो चाहता था कि वो अपनी माँ को लेकर तुरंत इस नरसंहार वाली जगह से निकल जाए, लेकिन एक सवाल उसके मन में जलता रहा, मेरे पिता जो हमेशा लोगों का इलाज करते थे, इन हत्याओं में उनका क्या दोष था? बाद में माँ ने बताया कि कुछ लोग पिता की योग्यता और सम्मान से जलते थे। उन्होंने झूठी शिकायत करके उन्हें काला जादूगर कहकर फंसा दिया, और काले कपड़ों वाला संगठन सचझूठ कुछ नहीं देखता, बस मार देता है। रवि ने माँ से कहा कि वो उसके साथ स्कूल लौटकर वहाँ शरण ले सके, लेकिन माँ ने इनकार कर दिया। वो कहना चाहती थी कि पति की कब्र को वो अकेला नहीं छोड़ सकती, वरना कोई इसे भी अपमानित करने की कोशिश करेगा। आखिरकार रवि को अकेले ही रात में वापस स्कूल जाना पड़ा। उधर स्कूल में आया को अचानक अपना बचपन याद आता है, जब उसकी माँ ने उसके पिता के काले जादू में शामिल होने का विरोध किया था, और अंत में उसने खुद अपनी जान ले ली। वो समझ गई अगर उसने अब सच को उजागर नहीं किया तो वही त्रासदी दोबारा दोहराई जाएगी। आया ने प्रो देव का सामना किया। उसने पूछा, उस रात जब पूरे हॉस्टल के छात्र एक साथ काबू से बाहर हो गए थे, आपने आखिर देखा क्या था? और अब सच सामने आने ही वाला था। आया ने पूछा, वो रात आप कहाँ थे? प्रो देव ने कहा कि वो उस समय पुलिस के साथ मिलकर गायब हुए प्रिंसिपल की तलाश कर रहे थे, इसलिए उसे कुछ नहीं पता। लेकिन आया को उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। उसने बिना घुमाए ये बात कह दी कि उसने खुद उसे पहाड़ी पर किसी टोट के जैसा कुछ करते देखा था। ये सुनकर प्रो देव स्पष्ट रूप से घबरा गया। उसने माना कि वो वहाँ था, लेकिन उसका दावा था कि वो काला जादू नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि की एक पुरानी प्रार्थना कर रहा था। बात जल्दी ही बहस में बदल गई। दोनों की आवाजें तेज होती गई। आखिरकार महिला शिक्षक ने आकर उन्हें रोक दिया। उसने दोनों को शांत रहने को कहा। हाँ, हमें गद्दार को ढूंढना है, पर बिना सबूत किसी पर उंगली उठाओगे तो हालात और बिगड़ेंगे। बात कुछ देर में थम गई। महिला शिक्षक ने आया से कहा कि वो रसोई से कुछ खाने का सामान ले आए, लेकिन जैसे ही आया ने रसोई का बर्तन खोला वो जम गई। बर्तन के अंदर एक इंसान का सिर रखा हुआ था, और उसी पल कैंटीन की बुआ उसके पीछे प्रकट हुई। बिना कुछ कहे उसने चाकू उठाकर सीधा अपने ही गले में उतार दिया। ठीक उसी समय वर्मा अंकल की देखभाल कर रही महिला शिक्षक पर भी श्राप हावी हो गया। जैसे ही उसने पट्टी बांधकर हाथ हटाया, मेडिकल रूम की लाइट्स एकदम बुझ गई। कमरे में बस अंधेरा, एक भारी घुटन भरी चुप्पी। जब आया दौड़कर पहुंची, मेडिकल रूम में महिला शिक्षक कहीं नहीं थी, लेकिन पास वाले बेड से हड्डियों के टूटने जैसी कचाक चाक आवाजें आ रही थी। मैडम, आया धीरे से पुकारती है, लेकिन जवाब नहीं। अचानक महिला शिक्षक अंधेरे से बाहर आती है, चेहरा पूरी तरह विकृत, आंखों में कोई इंसानी चमक नहीं। आया डर के मारे मुड़कर भागती है, लेकिन मेडिकल रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कितना भी जोर लगा ले, दरवाजा हिलता तक नहीं, और वहीं महिला शिक्षक कैंची उठाकर उसकी ओर झपटती है। अब रास्ता नहीं था। आया बस खड़े खड़े सीने में हिम्मत भरती है और कुरान की आयत पढ़ना शुरू करती है। अल्लाह वही है जो हमेशा जिंदा है, उसे न ऊँग आती है न नींद। आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब उसी का है। वो जानता है जो हो चुका और जो आने वाला है, और कोई भी उसके ज्ञान को नहीं पा सकता जब तक वो खुद न चाहे। आयत खत्म होते ही महिला शिक्षक कुछ पल के लिए होश में आती है। उसकी आंखें कांपती है, वो रोने जैसी आवाज निकालती है। वो काले जादू के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रही थी, लेकिन जादू बहुत शक्तिशाली था, और अपने आखिरी होश में, ताकि वह किसी और को नुकसान न पहुंचाए, उसने वही कैंची अपने ही सिर में घूमती। कमरे में चुप्पी छा गई। रात किसी तरह कट गई और सुबह होने तक हर किसी की जिंदगी बदल चुकी थी। आया मेडिकल रूम के बाहर बैठी थी। अब भी सांसें तेज, हाथ कांप रहे थे। अंदर लोग घटना वाली जगह साफ कर रहे थे। इतने में वही महिला भूत अचानक उसके कान के पास प्रकट होती है। धीरे से कहती है, प्रिंसिपल का कमरा। आया समझ गई ये शायद कोई संकेत है। वो हिम्मत जुटाकर प्रिंसिपल के छोटे क्वार्टर की तरफ जाती है। खिड़की से भीतर झांककर वो साफ देख सकती थी अंदर कुछ छिपाया हुआ है, लेकिन दरवाजा बाहर से ताला लगा हुआ था। वो खोल नहीं सकी। आया दौड़कर प्रो देव के पास
मदद मांगने गई। वो चाहती थी कि प्रिंसिपल के कमरे की तलाशी ली जाए, लेकिन वाइस प्रिंसिपल को ये अपमानजनक लगा। वो बोला, प्रिंसिपल पर शक करना गुस्ताखी है, ये कमरा कोई नहीं खोलेगा। लेकिन इस बार आया अकेली नहीं थी, कई छात्र उसके साथ खड़े हो गए। तभी जल्दी जल्दी कदमों की आवाज आई। रवि वापस स्कूल पहुंच चुका था। उसने बिना एक शब्द कहे सीधा दरवाजा लात मारकर तोड़ दिया। कमरे में घुसते ही सबके चेहरे पर घिन और डर दोनों आ गए। अंदर से सड़ी हुई लाश जैसी बदबू आ रही थी और कमरे के कोने में एक काला अनुष्ठान वाला वेदी चबूतरा लगा हुआ था, जैसा केवल तांत्रिक इस्तेमाल करते हैं। चूंकि प्रिंसिपल बहुत समय से लापता था, सबसे पहले शक प्रो देव पर गया। आया ने खुलकर कहा कि उसने उसे पहाड़ी पर टोटका करते देखा था। प्रो देव ने सफाई दी कि वो जादू तोड़ने की कोशिश कर रहा था की करने की, और इतना ही नहीं, उस कमरे की चाबी सिर्फ उसके पास नहीं थी, वाइस प्रिंसिपल के पास भी थी। शक अब दो दिशाओं में बंट चुका था। प्रो देव पर शक गहराता गया, इसलिए सभी ने उसे हॉल में बांध दिया। इसके बाद छात्रों और शिक्षकों ने तय किया वे वाइस प्रिंसिपल के कमरे और ऑफिस की तलाशी लेंगे। लेकिन जैसे ही ये खोज शुरू होती है, पूरा स्कूल अचानक अंधेरे में डूब जाता है। लाइट एक झटके में चली गई। अंधेरे में एक छात्र के कानों के पास वही ठंडी डरावनी आवाज फुसफुसाती है, सब मर चुके हैं। उसने जिज्ञासा में कदम बढ़ाए आवाज का पीछा किया, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसके सामने एक बिना सिर वाली लाश खड़ी थी। चीख सुनकर साथी दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़का भारी रूप से घायल हो चुका था। उधर भी वाइस प्रिंसिपल के कमरे में घुसता है। जैसे ही अंदर कदम रखता है, दरवाजा अपने आप अंदर से लॉक हो जाता है। आया बाहर से घबराकर उसे खोलने की कोशिश करती है। तभी उसे सामने वाली छोटी कोठरी के दरवाजे पर वही महिला भूत दिखती है। भूत इशारा करती है। आया समझ जाती है। वो धीरे से उस कोठरी तक पहुंचती है और दरवाजे की दरार से देखती है। अंदर कोई काला अनुष्ठान कर रहा है। आया को अब सच्चाई समझ आ जाती है। गद्दार कोई और है। वो तुरंत भागकर दूसरों को बताना चाहती है, लेकिन तभी कोठरी के अंदर से एक अदृश्य ताकत उसे खींचकर अंदर ले जाती है। लाइट की झिलमिल में आया पहली बार काले तांत्रिक का असली चेहरा देखती है। वाइस प्रिंसिपल शाप के असर से आया हिल भी नहीं सकती थी। चेहरा जड़ हो चुका था। वाइस प्रिंसिपल एक भूसे के पुतले को माध्यम बनाकर काले जादू का अनुष्ठान करता है और बिना किसी हिचकिचाहट के लोहे की कीले आया के हाथ पैरों में उतार देता है, जैसे किसी गुड़िया को छेदा जाता हो। वाइस प्रिंसिपल ने कीले गाड़कर आया को दीवार पर जकड़ दिया। उसकी आवाज ठंडी थी, तुमने गलत जगह शरण ली। इवान, राशिद, कामिल, हमीद, वे सब उस आने वाली चीज के लिए बलि दिए गए थे। ये अराजकता तो बस शुरुआत है। ये कहकर वो अपने मुंह में भरा काले कुत्ते का खून सीधे उस भूसे के पुतले पर फूंक देता है और उसका जादू और भी उग्र हो जाता है। कुछ ही पल में पहले से मरे हुए छात्र और शव हॉल के चारों ओर प्रकट होने लगते हैं। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। अंदर छिपे छात्र डर से कांपने लगते हैं। तब प्रो देव चिल्लाता है, डरो मत, अगर ईमान मजबूत है तो ये सब जंजीरें टूट जाएंगी। वो सभी को कुरान की आयतें पढ़ने के लिए नेतृत्व करता है, लेकिन मृतात्माओं का हमला थमने का नाम नहीं लेता। कुछ ही देर में वे सभी निकासों को बंद कर देते हैं। उधर भी पूरी ताकत से उस कमरे का दरवाजा तोड़ देता है जहां आया को बांधा गया था। वो सीधे वाइस प्रिंसिपल पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच भयानक संघर्ष होता है। आखिरकार भी मौका देखकर उसे जमीन पर गिरा देता है। आया कमजोर आवाज में चिल्लाती है, मटका उसे तोड़ दो। रवि समझ जाता है। वो अलमारी से मिट्टी का तांत्रिक मटका उठाता है और जमीन पर पटक देता है। जैसे ही मटका टूटता है, वाइस प्रिंसिपल का काला जादू तुरंत खत्म हो जाता है और हॉल में खड़े सभी कठपुतली जैसे शव एक एक कर गिरने लगते हैं। रवि और आया बाहर निकल ही रहे थे कि आसमान से धधकता हुआ आग का गोला सीधे उस छोटे कमरे पर गिरता है। भाग न पाने वाला वाइस प्रिंसिपल वही जिंदा जल जाता है। काला तांत्रिक खत्म हुआ। स्कूल में फिर से शांति लौट आई। मरने वालों को भी आखिरकार सुकून मिला और आया के लिए ये सिर्फ बचना नहीं था, ये उसकी माँ के अधूरे साहस को पूरा करना था।